शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है, मोदी को हराएगा पीडीए। यह पीडीए क्या है मैं आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मस्जिद में थे जो 1000 साल पुरानी मस्जिद है। यह मस्जिद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर थे, उसके बाद मिस्र में थे, मिस्र से रवाना हो चुके, लेकिन इस बीच 2 दिन के दरमियान, या मैं अगर कहूं अमेरिका से मिस्र तक, प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए पीडीए बन गया। अगली तस्वीर दिखाइए। जो गठबंधन बना है, महागठबंधन, उसका नाम तय हो गया है पीडीए। तो क्या मोदी को वाकई हरा पाएगा पीडीए? 2024 का चुनाव एनडीए बनाम पीडीए होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं। फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट अब देश में चुनाव ही नहीं होगा। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है। अब ये नरेंद्र मोदी देश के नेता नहीं है, प्रदेश में खूब घूम करके चंदन का लकड़ी बांट रहे हैं। Mr. Speaker, the Prime Minister of the Republic of India. World's 2 great democracies, India and the United States. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में थे, जहां मोदी हो रहा था। अमेरिका से मोदी दुनिया की बड़ी आबादी वाले मुस्लिम देश अब मिस्र पहुंच चुके। आज मिस्र की 1000 साल पुरानी मस्जिद भी गए मोदी। बहुत ही प्राउड फीलिंग हो रही है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए हमको मिलने के लिए। यहाँ पर देखेंगे कि इंडियंस को इतना पसंद किया जाता है, इतना प्यार किया जाता है इंडियंस को, तो वो एक बहुत ही अच्छा भाव जो आज प्रधानमंत्री की विजिट से हमको बहुत ही अच्छा देखने को मिला। लेकिन भारत में मोदी विरोधी गुट तो कभी लोकतंत्र पर खतरा बताकर, तो कभी मुसलमान खतरे में है का डमरू बजाकर सबको एकजुट कर रहा है। 2024 में साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, मोदी वापस ना आने पाए, इसकी पूरी तैयारी है। तो अंग्रेजी में एक लहजे में लोग कहते हैं वुल्व्स हंट इन पैक्स। तो अंग्रेजी में एक लहजे में लोग कहते हैं वुल्व्स हंट इन पैक्स। विरोधी मोदी हराओ बैठक के बाद मोदी हराओ महागठबंधन का नाम भी तय कर चुके हैं। मोदी को रोकने के लिए विरोधियों ने पीडीए बना लिया है। यानी 2024 का चुनाव अब एनडीए बनाम पीडीए होगा। जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब वो सूरज को भी गालियां देंगे। जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब सूरज को भी वो गाली देंगे। मोदी विरोध का पीडीए क्या इतना ताकतवर होगा जो 2014 से चले आ रहे मोदी के विजय रथ को रोक देगा? देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या है पीडीए। क्या वाकई मोदी को शिकस्त दे पाएगा पीडीए? किसने बनाया, कैसे बना? एनडीए बनाम पीडीए होने जा रहा है 2024 का चुनाव। देखिए जरा, ये है पीडीए, ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं एनडीए, बीजेपी प्लस, और ये है पीडीए। मोदी के एनडीए के सामने ये बड़ी चुनौती है। विरोधियों ने एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोदी के एनडीए को विपक्ष का पीडीए शिकस्त देगा। बिहार के पटना में विपक्षी दलों ने यह पीडीए तैयार किया। पीडीए मतलब क्या है? मतलब है पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस।
एनडीए को काउंटर करने के लिए बनाया गया है पीडीए। इसका हिंदी अनुवाद होगा यानी देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन। एनडीए का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। फिलहाल नाम का औपचारिक ऐलान पीडीए का नहीं हुआ है और शिमला की बैठक में इस पर आखिरी मुहर लगाई जाएगी, जो अगले महीने के दूसरे हफ्ते में होने जा रही है। दरअसल यह नाम वामपंथी दलों ने सुझाया है। नाम है पैट्रियोटिक। शब्द रखने पर जोर है इसमें, क्योंकि इससे देशभक्ति का संदेश जाता है और मोदी को काउंटर करना है, बीजेपी को काउंटर करना है तो उसमें देशभक्ति जोड़नी पड़ेगी, राष्ट्रवाद जोड़ना पड़ेगा। यह मोदी की राष्ट्रवादी इमेज को काउंटर करने के लिए बनाया गया। दरअसल यह नाम कभी अखिलेश यादव ने दिया था और अखिलेश यादव ने इसका नाम रखा था पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। और लेकिन इस नैरेटिव पर सहमति नहीं बनी। यह कहा गया इससे जातिवाद के संकेत मिलते हैं, जो विपक्ष मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि मोदी ने जातिवाद की जड़ में प्रहार किया है। और खबर है कि नीतीश कुमार संयोजक बन सकते हैं। उनके नाम पर आखिरी मुहर शिमला बैठक में लगेगी। हालांकि पवार और लालू पर ज्यादा लोग सहमत हैं, लेकिन दोनों के स्वास्थ्य इसमें आड़े आ रहे हैं इस वक्त। यह है पीडीए। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि पीडीए तो बन गया, यूपीए भी तो चल रहा था पहले से, आखिर यूपीए क्यों नहीं बना? एनडीए के सामने यूपीए लड़ता रहा है और एक बार फिर से यूपीए हो सकता था, लेकिन आखिर विरोधियों ने यूपीए क्यों नहीं बनाया? इसके पीछे भी बड़ा खेल है। क्यों बड़ा खेल है, यह मैं आपको बताने चाह रहा हूं। देखिए, यह है यूपीए वर्सेस पीडीए। इनमें भी आपस में लड़ाई है। यह मैं क्यों कह रहा हूं? बैठक में यूपीए नाम पर चर्चा हुई, क्योंकि यूपीए गठबंधन का पुराना नाम है। देश के कोने कोने में लोग यूपीए को जानते भी हैं। देश की जनता यूपीए का मतलब भी समझती है। बैठक में शामिल ज्यादातर दल यूपीए नाम पर राजी थे, क्योंकि 15 पार्टियों में से 12 यूपीए गठबंधन का हिस्सा थे। लेकिन टीएमसी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया, क्योंकि ये तीनों दल कभी यूपीए का सदस्य नहीं रहे। और विरोध इसलिए भी हुआ क्योंकि इससे कांग्रेस को फायदा हो जाता। इससे कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने जैसा संकेत जाता अगर यूपीए का हिस्सा सब बन जाते। इससे राहुल पर सर्वमान्य नेता के तौर पर मोहर लग जाती और इसका ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिलता। यह है बड़ी वजह कि पीडीए नाम पर फैसला हुआ है, यूपीए किनारे। अब एक सवाल आपके जहन में होगा। सवाल यह है, क्या इतनी आसान डगर होगी कांग्रेस की? मैं क्यों कह रहा हूं? जिस कांग्रेस को पहले स्वीकार नहीं रहे थे, जिस राहुल गांधी को किनारे कर रहे थे, जिस यूपीए के साथ आने को तैयार नहीं है, सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि हालत यह होगी राहुल गांधी की। देखिए क्या होगी। बंगाल में दीदी कहेंगी बंगाल में चुनाव मत लड़ो, बंगाल छोड़ दो। यूपी में अखिलेश कहेंगे राहुल से कि चुनाव मत लड़ो, यहां मैं अकेले लड़ लूंगा। दिल्ली में केजरीवाल कहेंगे यहां मत लड़ो, यहां मैं अकेले लड़ूंगा। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बाद बिहार में नीतीश कहेंगे बिहार में मत लड़ो राहुल से। तमिलनाडु में फिर स्टालिन कहेंगे तमिलनाडु में मत लड़ो। और केरला में पी विजयन कहेंगे कि केरला में मत लड़ो। केजरीवाल पंजाब में भी कहेंगे कि कांग्रेस मत लड़ो। तो फिर कांग्रेस पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, केरल कहीं नहीं लड़ पाएगी। कांग्रेस का हाल आप समझ सकते हैं फिर क्या हो जाएगा। यह हो रहा है पीडीए में। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रही है बीजेपी और क्या कहना है कांग्रेस का। ये महागठबंधन की रैली हुई, मुलाकात हुई, गले से गले मिलकर के बैठे। मित्रों, ये फोटो सेशन था, फोटो सेशन। आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, उद्धव ठाकरे, ये सब लोग मित्रों, ये सब लोग परिवार बचाने के लिए लगे हैं। परिवार और मोदी जी देश को आगे ले जाने के लिए लगे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। भेड़िए जब शिकार करने निकलते हैं अकेले नहीं निकलते, सबके सब झुंड बनाकर निकलते हैं।
लेकिन भेड़िया ये नहीं जानता कि शेर का शिकार होना। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं सांप, मेढक, मेंढक, बंदर, ये क्या साबित करता है? कितने बौखलाए हुए हैं। ये अपना हिसाब दे, जनता को बोले मैंने ये काम करा आपके लिए। ये तो कह नहीं सकते। कहीं पुलिस का उपयोग कर लो, कहीं प्रशासन का उपयोग कर लो, कहीं पैसे का उपयोग कर लो। यही इनके पास बचा है। मेरा मुकाबला भाजपा से है, जनता का मुकाबला भाजपा से है। ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने में माहिर है। वो आज क्या कहेंगे, कल क्या कहेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। अपनी अपनी शर्तों के साथ, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ ये गठबंधन बनना संभव नहीं है। इस गठबंधन से कई गांठें पहले से ही खुलती हुई दिखाई दे रही है। ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस तरह से गरीबों का कल्याण हुआ है और भ्रष्टाचारियों पर प्रहार हुआ है, उससे डरे हुए लोग ये सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से एकजुट होकर के भाजपा का मुकाबला करें। विरोधी दो चीजों पर एकजुट हो रहे हैं। एक, लोकतंत्र खतरे में है, और दूसरा, देश में मुसलमान खतरे में। लेकिन मोदी आज मुस्लिम कंट्री में थे, मिस्र में। देख रहे हैं आप, ये वॉर मेमोरियल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। आपको बताऊं, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, इसमें बहुत से भारतीय सैनिक भी थे, भारतीय जवान भी थे जो शहीद हुए थे। लगभग 4000 जवान शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मिस्र की तस्वीर आप देख रहे हैं, मुस्लिम देश में थे, मिस्र में। अगली तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान उस मुस्लिम देश में मिला है। भारत में प्रधानमंत्री के लिए विरोधी कह रहे हैं मुसलमान खतरे में। ओबामा क्या कह रहे हैं, उन्हें क्या जवाब दिया, ये आगे बताऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री को जो ये सम्मान मिला है, ये सम्मान ये बताता है कि अगर वाकई मुसलमान खतरे में है तो कोई मुस्लिम देश मोदी को सम्मान क्यों दे रहा है। देखिए जरा, सम्मान क्या है। मोदी को यह मिस्र का सर्वोच्च सम्मान मिला है। इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किए गए पीएम मोदी। राष्ट्रपति अब्देल अल फतेह सीसी ने उन्हें सम्मानित किया है। इसे मिस्र या मानवता की अमूल्य सेवा पर ही दिया जाता है। ऑर्डर ऑफ द नाइल शुद्ध सोने से बना हुआ होता है यह सम्मान, जिसमें वर्गाकार सोने की 3 इकाइयां शामिल होती हैं। इसमें मिस्र के पूर्व बादशाह फिरौन के प्रतीक भी शामिल है। पहली इकाई राष्ट्र को बुराइयों से बचाने से संबंधित है। दूसरी इकाई नील नदी द्वारा लाई गई समृद्धि एवं खुशी का प्रतीक है। इस सम्मान का नाम भी नील नदी पर ही पड़ा है। तीसरी इकाई धन एवं सहनशीलता को समर्पित है। इन तीनों इकाइयां सोने से बने गोलाकार फूलों से जुड़ी होती हैं, जिसमें फिरोजा और रूबी रत्न जड़े होते हैं। मिस्र ने साल 1915 में इस सम्मान को देना शुरू किया था, जो राष्ट्राध्यक्षों, राजकुमारों, उपराष्ट्रपतियों को दिया जाता है। यह प्रधानमंत्री को दिया गया 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। अब आप विरोधी ये कहेंगे कि ये तो एक मुस्लिम देश है जिसने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान दे दिया, तो कौन सी बड़ी बात है। आइए मैं आपको 6 मुस्लिम देश दिखाने जा रहा हूं जिन्होंने मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। फिर इन्हें भी सम्मान नहीं देना चाहिए था। संयुक्त अरब अमीरात ने जायद मेडल प्रधानमंत्री मोदी को दिया। यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। रूस ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड दिया, रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। सऊदी अरब ने द किंग अब्दुल अजीज साश अवार्ड से नवाजा, सऊदी का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अफगानिस्तान ने अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड से नवाजा, अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिलिस्तीन ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट से नवाजा गया पीएम को, फिलिस्तीन का भी यह सबसे बड़ा सम्मान है। मालदीव रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से नवाजा गया, यह मालदीव का सबसे बड़ा ऑनर है। और बहरीन ने द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसा से सम्मानित किया, यह बहरीन का शीर्ष टॉप का जो सम्मान है वो प्रधानमंत्री को दिया गया। अब विरोधी कह रहे हैं सम्मान दिया जा रहा है मोदी को, लेकिन मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान भी एक मुस्लिम मुल्क है। पाकिस्तान के लोग मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। यहाँ पे शख्सियत की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कंट्री की जो है वर्थ की बात हो रही है। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया गो हमारा दुश्मन है, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज़ में जो ताकतवर जो कौमें हैं उसमें मुल्कों में शुमार होता है। और इंडिया ने इस बात को प्रैक्टिकली साबित किया है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन से, अपने इंटरनेशनल रिलेशन से, और अपनी जो है वो मामलात को बेहतर तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं। भले ही इंडिया हमारा दुश्मन ममालिक है,
लेकिन जब जैसे कि ये डेवलपमेंट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ये हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। अब जो तरक्की कर रहा है, जो हार्ड वर्किंग कर रहा है, तो वो ये बंदा डिज़र्व करता है। वैसे तो हर कोई नहीं, पाकिस्तानी तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी ऐसा करे। हालांकि हमारे पाकिस्तान लीडर को इस तरह के करना चाहिए, लेकिन हम इतने हालातों में इतने फंसे हुए हैं, तो हमें यकीन करो आजकल जो हालात चल रहे हैं, हमें सिर्फ स्कैम इतना कर रहे हैं, लोगों के साथ इतना कर रहे हैं, हमें बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है कुछ। जो नरेंद्र मोदी हैं वो उन्होंने इंडिया में एक नाम अपना पैदा किया दुनिया के अंदर, और वो जैसे कि 1.3 बिलियन की आबादी को जिस तरह वो लीड कर रहे हैं, जिस तरह वो अपने इनके नेशंस के लिए वो सिंसियर हैं, और तो इसके वाले से ये कि उनको हम ये कह सकते हैं कि वो एक लीडर हैं एज़ कंपैरिजन टू हम अपने पाकिस्तान के अंदर देख लें, क्योंकि इनके इंटरनेशनली पाकिस्तान की ऐसा कोई रिकॉग्निशन है ही नहीं। अब सोचिए जरा, पाकिस्तान में मोदी मोदी हो रहा है, यहां विरोधी कुछ भी कहे, लेकिन पाकिस्तान के लोग मोदी की तारीफ कर रहे हैं। मोदी मिस्र में मिस्र के राष्ट्रपति से मिल रहे थे, अब्दुल फतेह सीसी से, वो अपनी कैबिनेट के लोगों से मिलवा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान परेशान हो रहा था। अगली तस्वीर दिखाइए। शहबाज शरीफ परेशान हो रहे थे तस्वीरें देखने के बाद। शहबाज शरीफ को लग रहा था कि वहां मोदी मिस्र के साथ एक मुस्लिम कंट्री के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं, इसलिए अगली तस्वीर दिखाइए। मुस्लिम देशों का संगठन है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसमें दुनिया के सारे मुस्लिम देश इस संगठन में हैं, और इस संगठन में मोदी के साथ बहुत से देश हैं, उनमें मिस्र भी एक है। आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान में लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, लेकिन जब इस मुस्लिम देशों के संगठन में पाकिस्तान मोदी के खिलाफ एजेंडा तैयार कर रहा था, तो मिस्र वो देश था, मिस्र वो मुस्लिम देश था जो खड़ा था भारत के साथ। अब मैं आपको बताऊं कैसे पाकिस्तान क्यों परेशान है। हिंदुस्तान में मोदी हटाओ चल रहा है, मोदी हराओ चल रहा है, विपक्षी दल मोदी के खिलाफ लामबंद है। दूसरी ओर पाकिस्तान मोदी से डरा हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी इन दिनों मिस्र के दौरे पर है, और मिस्र आतंकवाद पर भारत के साथ खड़ा हुआ है। मिस्र इस्लामिक टेररिज्म पर सहयोग कर रहा है भारत। ऐसे में पाकिस्तान को भेद खुलने का डर सता रहा है, क्योंकि आतंकवाद पर भारत को कई जानकारियां मिलेंगी मिस्र के जरिए। इससे पाकिस्तान एक्सपोज हो जाएगा दुनिया के सामने। अब देखिए जरा, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, OIC में ले आया हूं मैं आपको, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग होती है यहां क्या हो रहा है। पाकिस्तान की परेशानी OIC को लेकर भी है। उसे आशंका यह है कि वो OIC में अलग थलग पड़ जाएगा, क्योंकि मिस्र भारत की तरफ आ गया, क्योंकि मिस्र OIC में पाकिस्तान की पोल खोल देगा। और इससे पहले भी मिस्र OIC में भारत का साथ दे चुका है, वहां भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था। आपको बताऊं, OIC में यह प्रस्ताव पैगंबर मोहम्मद पर विवाद को लेकर था। पाकिस्तान चाहता था OIC भारत के खिलाफ इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दे, तब मिस्र ने उस प्रस्ताव का विरोध किया जो भारत के खिलाफ था। पाक अपनी चाल में नाकाम रहा और प्रस्ताव गिर गया। मिस्र इजराइल भी बेहद करीब है। अगली परेशानी है, भारत के रिश्ते इजराइल से भी अच्छे हैं और मिस्र से भी, मतलब भारत, मिस्र और इजराइल साथ साथ है, जो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके तीनों देशों से रिश्ते खराब हैं। ऐसे में भविष्य में पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ेंगी, और इसलिए पाकिस्तान मोदी से खौफजदा है, डरा हुआ है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन जहां मेजॉरिटी में है या ज्यादा संख्या में है, उनमें से 6वें स्थान पर है इजिप्ट। ऐसे देश में भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च एक सम्मान मिलना, ऑर्डर ऑफ नाइल मिलना, बहुत ही संतोष का विषय है। 13 कंट्रीज से, इजिप्ट इंक्लूसिव 13 कंट्रीज से ऐसे हाईएस्ट ऑर्डर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला हुआ है। पाकिस्तान अपनी नकारात्मक सोच के नाते, अपनी विध्वंसात्मक सोच के नाते भूखमरी और दरिद्रता की एक नई कहानी रचता हुआ दिखाई दे रहा है। और भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं
आने वाले समय में अपने नीक कृत्यों के नाते पाकिस्तान भी वैसे ठंडा न हो जाए जैसे यहाँ के माफिया ठंडे हो गए हैं। अब इतना ही नहीं, आपने देख लिया कि मिस्र मुस्लिम देश भारत के साथ है। अब हुआ क्या, जो एजेंडा मोदी के खिलाफ चलाया जा रहा है कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब है, बराक ओबामा भी उनमें शामिल हो गए। बराक ओबामा ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बहुत खराब है, हालत ऐसी है कि भारत अलग तलक पड़ने वाला है। और ओबामा के बयान पर खूब हंगामा हुआ। देखिए जरा, ओबामा 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, क्या कुछ कहा है बराक ओबामा ने, देखिए जरा। ओबामा ने आपत्तिजनक बयान दिया था, भारत में मानवाधिकार पर सवाल उठाए ओबामा ने, मुस्लिमों के साथ ज्यादती की बात की थी, कहा था भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, अमेरिका को भारत के सामने इसे उठाना चाहिए, भारत में मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही, मैं होता तो भारत के सामने इस मुद्दे को उठाता, ऐसा ही रहा तो भारत अलग थलग पड़ जाएगा, वो कहना चाह रहे हैं, बिखर जाएगा, टूट जाएगा। ओबामा ने एक न्यूज चैनल को यह इंटरव्यू दिया है, तब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर थे जब उन्होंने इंटरव्यू दिया। उनके बयान के बाद इस पर चर्चा छिड़ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर सवाल भी मोदी से पूछे गए अमेरिका में। प्रधानमंत्री मोदी तक भी यह बात गई होगी कि ओबामा ने एक इंटरव्यू दिया है। यह सवाल पाकिस्तान के एक पत्रकार ने भी मोदी से पूछा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सिरे से खारिज किया। इस बात को मोदी ने 2 टूक कहा था, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लोकतंत्र है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जड़ें बेहद गहरी हैं। अमेरिका ने भी इस बात की तस्दीक की है और हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में भरोसा करते हैं, प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी। अब जरा सुनिए, इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज बयान दिया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी, दोनों को सुनिए। जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब वो सूरज को भी गालियां देंगे। जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब सूरज को भी वो गाली देंगे। जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब वो सूरज को भी गालियां देंगे। जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब सूरज को भी वो गाली देंगे। एक पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का बयान दे रहे हैं भारत के मुस्लिम्स, जबकि विदेश के विषय के बारे में मैं थोड़ा संयम रखते हुए बोल रही हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में हम अच्छा फ्रेंडशिप चाहते हैं, मगर उधर से भी भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक USCIRF है, उनके कमेंट्स आ जाता है। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं जहां शायद 6 देशों के खिलाफ, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में, सीरिया से लेकर के यमन के लेकर के सऊदी के लेकर के इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ। सोचिए जरा, बराक ओबामा प्रधानमंत्री मोदी और भारत पर सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमान अलग थलग पड़ गए, वो राष्ट्रपति भारत पर सवाल उठा रहा है जिस राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों पर सबसे ज्यादा बम बरसाए। पहली तस्वीर देखिए, ये अफगानिस्तान की तस्वीर आप देख रहे हैं। अफगानिस्तान का जो ये हाल हुआ, अफगानिस्तान में जो वॉर युद्ध शुरू हुआ, इसमें ओबामा का बड़ा रोल है। अगली तस्वीर दिखाई सर, सीरिया की तस्वीर आप देख रहे हैं। सीरिया में वॉर करने और शुरू होने में ओबामा का रोल है, यहां भी बम बरसाए ओबामा ने, ये भी मुस्लिम देश। अगला मुस्लिम देश देखिए, लीबिया में जो वॉर हुआ उसके लिए भी ओबामा जिम्मेदार, ये भी मुस्लिम देश है। अगली तस्वीर दिखाइए, इराक, फुल स्क्रीन लीजिए, इराक वॉर कोई नहीं भूल सकता, ओबामा इसके लिए भी जिम्मेदार है। लेकिन ओबामा को भारत में मुसलमानों की स्थिति पर बोलना था, लेकिन हजारों मुसलमान ओबामा ने मुस्लिम देशों में मरवा दिए, गोला बारूद और बम बरसाकर। अब देखिए जरा, ओबामा ने कितने बम मारे हैं इन मुस्लिम देशों पर। कौन कौन से वो देश हैं जो ओबामा के टारगेट पर थे, जिन पर बम बरसाए हैं। देखिए, ये आपके सामने
मैप है जिसमें आप देख पाएंगे कौन कौन से देश हैं। बराक ओबामा खुद को मुसलमानों का हितैषी बताते हैं, लेकिन उनके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। ओबामा 8 साल अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। 7 मुस्लिम देशों पर 26,000 से ज्यादा बम बरसाए। 7 देशों पर 26,000 से ज्यादा बम ओबामा ने बरसाए। सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, यमन, सोमालिया और पाकिस्तान में बमों से ओबामा ने हर दिन मुस्लिम देशों पर 72 बम मारे। अगर एवरेज निकालें, हर दिन 72 बम इन मुस्लिम देशों पर। अमेरिका के हमले में लाखों मुसलमानों की मौत हुई है, जिनमें ज्यादातर निर्दोष आम नागरिक शामिल थे। ओबामा के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर ड्रोन से हमले हुए। अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में करीब 5,000 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान में ड्रोन हमले में करीब 3500 लोगों की मौत हुई। यमन में ड्रोन हमले में करीब 1000 लोग मारे गए। सोमालिया में ड्रोन हमले में करीब 500 लोग मारे गए। इसके बावजूद, सोचिए जरा ताज्जुब की बात, इसके बावजूद ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल गया। इतने बम बरसाने वाले शख्स को शांति का नोबेल पुरस्कार। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक। ओबामा ने ऐसी बात क्यों कही है भारत के संदर्भ में? मुसलमानों के सिलसिले में दिया है, ये बहुत ही गिरा हुआ और घटिया बयान है आपका। लगता है कि आपने बहुत सोच समझ के भारत की इमेज को टार्निश करने के लिए दिया है। भारत के संविधान में वो राइट हैं जो दुनिया के किसी संविधान में नहीं है, और आज भी उस भारत पे आरोप लगा रहे हैं जिस भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। अगर ओबामा ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से मुसलमानों की स्थिति पर बात करनी चाहिए, अगर मुसलमानों की शिकायतें दूर नहीं हुई या उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो देश टूट जाएगा, तो यह मोदी विरोधी नहीं, भारत विरोधी वक्तव्य है। ऐसा लगता है कि ये जो राष्ट्रपति या ये लोग जब अपने पदों से हट जाते हैं तो किसी तरह से सुर्खियों में बने रहने की जो आदत होती है, उसके तहत ओबामा का ये बयान माना जाना चाहिए। खुद राष्ट्रपति थे तो प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते नहीं लगाते थे। अब जो है वो सोकाल वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स में शामिल होना चाहते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जो किया वो दरअसल अमेरिकी कूटनीति का हिस्सा है। ओबामा ने सोफिस्टिकेटेड तरीके से युद्ध किया था, तरीका बदल दिया था, सेनाएं कम हो गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कोई बॉम्बिंग करने वाला कार्यकाल रहा अमेरिका का तो बराक ओबामा का है। आइए, तो आपने सुन लिया राजनीतिक विश्लेषकों को, ओबामा के ऐसा बोलने के पीछे वो क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर विरोधी सवाल खूब उठाते हैं। बेशक आपने देख लिया ओबामा ने क्या किया है मुसलमानों के साथ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मिस्र दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी काहिरा स्थित अल हकीम मस्जिद का दौरा किया। यह मस्जिद मिस्र के मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है और अल मुइज स्ट्रीट के पूर्व में स्थित है। काहिरा की मस्जिद में मोदी के इस दौरे को द्विपक्षीय संबंधों में गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यह मिस्र की चौथी सबसे पुरानी मस्जिद है और काहिरा में दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद को बोहरा समुदाय ने जीर्णोद्धार कराया है। इस साल फरवरी में इसे जनता के लिए दोबारा खोला गया। इस मस्जिद के रेनोवेशन का श्रेय खासतौर से भारतीय बोहरा समुदाय के सुल्तान मुफद्दल सैफुद्दीन और उनके आध्यात्मिक नेता अल दाई अल मुतलक को जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की। 11वीं सदी की यह मस्जिद दाऊदी बोहरा समुदाय के लिए बहुत ही ज्यादा सांस्कृतिक महत्व रखती है, इसलिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के बावजूद मस्जिद काफी खराब स्थिति में पहुंच गई थी। मस्जिद की हालत इतनी खराब थी कि लगता था कि इतनी अब कोई भूमिका ही नहीं बची है इसके परिसर को एक किले, अस्तबल, एक संग्रहालय, एक गोदाम और एक स्कूल में बदल दिया गया। अब मोदी के यहां दौरे के बाद बोहरा समुदाय बेहद सम्मानित महसूस कर रहा है। क्या कुछ कहना है बोहरा समुदाय का, सुनिए। प्राइम मिनिस्टर के साथ आज मिलना एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था और आप तो प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे भी बोहरा समाज से बहुत ही नज़दीकी तौर से जुड़े हुए हैं। पहली बार प्राइम मिनिस्टर को मिलके उनसे बातचीत करके उन्होंने हमारे बच्चों को भी हाथ लगाया, बच्चों से बात की, नाम पूछा हमारे बच्चों लोग को क्या नाम है।
तो एक बहुत ही प्राउड फीलिंग हो रही है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए हमको मिलने के लिए। आज की फीलिंग्स हमारे लिए बहुत बढ़िया फीलिंग्स है। आज हमारे लिए एक काफ़ी सेलिब्रेशन का डे है। आज मोदी साहब यहाँ पर, जिन्हें पूरी हिंदुस्तान आज लव करती है, वो खुद आज यहाँ तशरीफ लाए हैं खुद, और इट्स अ ऑनर फॉर अस टू मीट हिम ओवर हियर, और सबको बड़ी बड़ी खुशियाँ हैं यहाँ पर। दैट वाज अनदर ऑनर कि हम आगे ही खड़े थे और सबसे पहले आए तो हमको हमारे सैयदा साहब का पूछा कि सैयदा साहब कैसे है, एंड द मोमेंट आई सेड कि हमने भी पूछा कि साहब आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हो, तो उन्होंने उनके लिए तो कैसे ही बोले कि हाँ चलता है, बट इट वाज लाइक रियली एन ऑनर कि भाई सबसे पहले सैयदा साहब कैसे है, एंड दैट वाज अनदर थिंग व्हिच वाज रियली गुड फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि मोदी साहब इतना रिकॉग्नाइज करते हैं हमारे को। जब मोदी जी जो है वी कैन फील कि उसके रग के अंदर है, ही वांट्स टू मिक्स विद द पीपल, ही डजंट केयर फॉर ऑल दैट पॉम्प, और वो ही इज अ कॉमन मैन एंड ही अंडरस्टैंड्स द कॉमन मैन। हम एक ही चीज़ में सब कुछ सम कर दूंगा कि हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब हमको कोई पूछता है कि किस देश के हो, तो हम बोलते हैं हम इंडिया के हैं, एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। तो आपने सुन लिया उन मुसलमानों को भी जिनके नाम पर यह माहौल बनाया जाता है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, 12 घंटे में सरेंडर। कल लग रहा था पुतिन का तख्ता पलट कर देगा विद्रोही, लेकिन सिर्फ 12 घंटे में ही पीछे हट गया। सवाल सबके दिमाग में आ रहा है क्यों? कल तो ये गद्दी से उतारने वाला था पुतिन को, ऐसा क्या किया पुतिन ने कि ये उल्टे पांव वापस भाग गया? तस्वीर दिखाई, अगली दिखाई तरह। ये आप देख रहे हैं जो टैंक उधर जा रहे थे, ये टैंक वापस लौट रहे हैं। ये देखिए सब टैंक मुड़ गए, सारे टैंक यू टर्न होने लगे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर को, देख रहे हैं सारी गाड़ियां जो पुतिन की तरफ बढ़ रही थी, आगे जा रही थी, लग रहा था सीधा गोला क्रेमलिन पर मारेंगी जाकर। सिर्फ 300 किलोमीटर दूर 6 घंटे का रास्ता बचा था। ये देखिए सब वापस मुड़ गई। पुतिन ने आखिर ऐसा क्या किया कि सब ने यू टर्न ले लिया? सिर्फ टैंक्स नहीं, अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं वापस जा रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए, ये टैंक्स भी वापस जा रहे हैं। सेना जो सारे विद्रोही थे, 25,000 विद्रोही जो पुतिन को गद्दी से हटाने के लिए बढ़ रहे थे, वो एक फोन के बाद वापस लौट गए। ऐसा क्या कर दिया पुतिन ने? आइए अगली तस्वीर दिखाऊं। कुछ सैनिक उसके बाद फायरिंग भी करते नजर आए। ये आप देख रहे हैं, ये हवाई फायरिंग कर रहे थे सैनिक वहां। लेकिन सवाल एक बुनियादी है कि पुतिन ने आखिर क्या कह दिया? ये पुतिन का खौफ था, डर था, या कुछ और? देखिए रिपोर्ट। पुतिन के सामने विद्रोहियों का सरेंडर, 12 घंटे में ही वैगनर सेना की वापसी। पुतिन के खौफ से दहशत में आया वैगनर विद्रोही चीफ। रूस की सड़कों पर कल टैंकों की आवाज ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी थी। मॉस्को की तरफ बढ़ती सेना की पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई थी। जो विद्रोही पुतिन का तख्ता पलट करने वाला था, वो मात्र 12 घंटे में उल्टे पांव दौड़ गया। पुतिन को सत्ता से हटाने का ऐलान करने वाले वैगनर चीफ ने अपनी सेना को वापस बुला लिया। पुतिन ने ऐसा क्या किया जो विद्रोही भाग खड़ा हुआ?